सारी दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि वास्तव में रिश्वत कैसे दी जानी है। रिश्वत देते समय क्या कहना है, शब्दावली क्या रहेगी, भाव भंगिमा क्या होगी, प्रक्रिया क्या होगी, ये बात पता होनी चाहिए। पता हो तो सब आसान हो जाएगा। जितनी एनर्जी बच्चों को नैतिक शिक्षा देने में लगाते हैं, उससे बहुत कम समय में उन्हें ये प्रैक्टिकल नॉलेज दी जा सकती है। हमारे बड़े बुजुर्ग वर्षों से बच्चों को नमस्ते करना सिखाते हैं। अगर उनको ये सिखा दें कि रिश्वत कैसे दी जाती है तो उनका जीवन सुखी हो जाएगा। लोग अक्सर बातें करते हैं कि बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता, लेकिन अगर इन लोगों से पूछा जाए कि रिश्वत कैसे दी जाती है तो इनमें से 90% को बिल्कुल पता नहीं है कि ये महान कार्य होता कैसे है। अगर ये कला आसानी से आ जाए तो लोग रिश्वत को कोसने की बजाय भ्रष्टाचार को मान्यता दिलाने के आंदोलन में लग जाएंगे। असल में भ्रष्टाचार कोई समस्या है ही नहीं। दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोगों को भ्रष्टाचार करना आता ही नहीं है, इसलिए वे रात दिन इसे कोसते रहते हैं। जिन्हें आता है वे चुपचाप अपना काम करवाते रहते हैं और सुखी रहते हैं। बिना मतलब लीक पीटी जा रही है। कभी किसी ने कह दिया होगा कि भ्रष्टाचार बुरी चीज है, बस सब उसी को गाए चले जा रहे हैं। नैतिकता की बातें वही लोग करते हैं जो अनैतिक होने का साहस नहीं जुटा पाते। भ्रष्टाचार को भी वही कोसते हैं जो मजबूरी में सदाचारी बने हुए हैं। भ्रष्टाचार तो असल में उदारता भरा जीवन दर्शन है, फिलॉसफी है। इसे मान्यता दे दी जाए तो खाली खजाने भर जाएंगे, टैक्स की जरूरत ही नहीं रहेगी, जीडीपी का रोना गाना सब बंद हो जाएगा। मेरे एक दोस्त हैं जो भ्रष्टाचार को मान्यता दिलवाने के लिए कई साल से संघर्ष कर रहे हैं। पहले पीडब्ल्यूडी में थे तो उन्होंने भ्रष्टाचार पर नजदीक से अध्ययन किया था। मैं उन्हें पहले बड़ा बुरा आदमी समझता था, पर अब उनके तर्क समझ में आने लगे हैं। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार अपने आप में कोई समस्या नहीं है। दिक्कत सिर्फ ये है कि इसे बुरा माना जाता है और छुपा कर किया जाता है। इसी से सारी गड़बड़ हो गई है। सारी दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि वास्तव में घूस कैसे दी जाती है, उसकी शब्दावली, भाव भंगिमा और प्रक्रिया क्या होती है। अगर यही बात सबको बता दी जाए तो सब आसान हो जाएगा। जितनी एनर्जी हम बच्चों को नैतिक शिक्षा देने में लगाते हैं, उससे बहुत कम वक्त में उन्हें ये प्रैक्टिकल नॉलेज दी जा सकती है कि कौन सा काम कैसे निकलवाया जाए, और ये भी बताया जा सकता है कि किस काम का कितना रेट बनता है। अगर लोगों को ये मालूम हो कि एफआईआर दर्ज कराने पर कितने रुपए लगते हैं, मुजरिम पकड़वाने और उसे कोर्ट में पेश करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, और एफआईआर बदलने की वास्तविक रेट क्या है, तो सब आसान हो जाएगा। लोग यूं ही संकोच में घूमते रहते हैं और उनका काम अटका पड़ा रहता है। इससे विकास की प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित होती है। मान लीजिए अगर ट्रक मालिक को पता हो कि ट्रक जब्त होने पर लिफाफे में कितने रुपए बंद करके किसे देने हैं और कहां देने हैं, तो वो इधर उधर भटकेगा ही नहीं। उसका ट्रक जल्दी छूट जाएगा, सामान का परिवहन शुरू हो जाएगा और अर्थव्यवस्था को नुकसान भी नहीं होगा। सारा मामला रिश्वत की प्रक्रिया ना जानने का है। लोग जानते नहीं, इसलिए सीधे पैसे थमाने की बजाय संकोचवश हैं करते रहते हैं, या काम निकलवाने के लिए किसी जानकार को ढूंढते फिरते रहते हैं। जो काम पैसे से होना है भाई, वो पैसे से ही होगा। इस सत्य को नकार कर लोग स्थिति को और जटिल बना देते हैं। जब स्थिति जटिल हो जाती है तब अफसर को मजबूरी में सख्ती करनी पड़ती है और लोग फिर ब्यूरोक्रेसी को बदनाम करते हैं। सारा कसूर तो हमारे बड़े बुजुर्गों का है। बच्चों को नमस्ते करना तो सिखाते हैं, पर रिश्वत देते वक्त क्या बोलना चाहिए ये नहीं सिखाते। मान लीजिए 200 करोड़ रुपए की लागत से कोई नहर बनी है, तो उसकी वास्तविक प्रगति जांचने के लिए गाड़ियां ले लेकर मौका मुआयना करने की क्या जरूरत है। ठेकेदार को हुए भुगतान में से इंजीनियर के कमीशन का चालू रेट घटा दो। नहर के निर्माण, लागत, गुणवत्ता और नहर कितने दिन चलेगी, ये सारे तथ्य अपने आप सामने आ जाएंगे। सारी गड़बड़ सदाचार वाली बातें करती हैं। संस्कार ही खराब पड़े हुए हैं। इस सर्वमान्य सत्य को स्वीकार कर लिया जाए कि जहां भुगतान होगा वहां लेन देन भी होगा, तो आधी समस्या खत्म हो जाएगी और भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो इतना बड़ा भारी खर्च होता है वो बच सकेगा। इसके बाद
विवाद की बात सिर्फ ये रह जाएगी कि रिश्वत की दरें तर्कसंगत हैं, लॉजिकल हैं या नहीं। इसमें तो बाद में भी संशोधन और सुधार किए जा सकते हैं। भ्रष्टाचार को मान्यता दे दी जाए तो कई समस्याओं का समाधान खुद ब खुद हो जाएगा। अभी देखिए, करप्शन रोकने के लिए सीबीआई, लोकपाल, सतर्कता आयुक्त, एंटी करप्शन ब्यूरो, जाने कौन कौन लगा हुआ है। ये सब रात दिन इसी काम में लगे रहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ें, उनकी संपत्ति जब्त करें, छापे मारें। लेकिन होता क्या है, भ्रष्टाचारी को पकड़ लिया जाता है, पर भ्रष्टाचार हमेशा पकड़ से बाहर बना रहता है। पटवारी को 500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाता है। सारे अखबारों में खबर छपती है, 500 रुपए सरकारी खजाने में जमा हो गए। इस पर खर्च कितना हुआ पता है आपको? पहले तो किसी ने जाकर शिकायत की होगी कि पटवारी घूस मांग रहा है। फिर 6-7 अफसरों और कर्मचारियों के एक दल ने छापा मारा होगा। ये लोग गाड़ी से गए होंगे, डीजल का खर्च हुआ होगा, कर्मचारियों का ओवर टाइम, टीए, डीए और न जाने कितने खर्चे हुए होंगे। फिर पटवारी गिरफ्तार हुआ, अदालत में पेश हुआ तो पुलिस वालों की ड्यूटी उसको लाने ले जाने में लगी। मान लीजिए 4 साल तक मामला चलता रहा तो पुलिस वालों का भी दैनिक भत्ते का भुगतान किया गया। आखिर में पटवारी जी बरी हो गए, क्योंकि अब तक रिश्वत के मामलों में लोग बरी ही होते आए हैं। कुल खर्चा बैठा लाख रुपए, खजाने में गए 500 रुपए। क्या हासिल हुआ? अगर भ्रष्टाचार को मान्यता दे दी जाए तो ये खर्चा रुक जाएगा। अब एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। आपने देखा होगा, शहरों में हर कॉलोनी, हर मोहल्ले में कुछ दुकान वाले, कुछ एजेंट होते हैं जो टेलीफोन, बिजली और पानी के बिल आपसे लेकर जमा करवा देते हैं। ये लोग 3 से 5 रुपए फालतू लेते हैं। सबको पता है इसमें से 2 रुपए बिल जमा करने वाला बाबू लेता है। बिल जमा हो जाता है, हमें लाइन में नहीं लगना पड़ता। बाबू अपने फालतू वक्त में रसीदें काट देता है। जनहित में भ्रष्टाचार कैसे सहायक सिद्ध हो सकता है, ये इसकी अद्भुत मिसाल है। ऐसे ही और भी कई क्षेत्र हैं। जो लोग लगातार रेल यात्रा करते हैं, ट्रेन में चलते हैं, वे जानते हैं कि बिना रिजर्वेशन के भी रिजर्वेशन वाले डिब्बे में यात्रा करनी है तो कितनी दूर तक टीटी को 100 रुपए देने हैं और कहां जाकर ये यात्रा 200 रुपए वाले स्लैब में आ जाएगी। मैं खुद एक बार भीड़ भाड़ भरी नैनीताल एक्सप्रेस में साधारण श्रेणी का टिकट लेकर आरक्षित यात्रियों से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ एसी डिब्बे में प्रविष्ट हुआ। टीटी ने सिर्फ 200 रुपए में मुझे बर्थ तक लाकर छोड़ा और मैं लखनऊ तक चैन की नींद सोया। जिनके पास टिकट थे वे रात भर आलतू फालतू बातों को लेकर झगड़ते और जागते रहे। कितना सुखद होता है मुट्ठी में थोड़े से नोट थमाकर निश्चिंत हो जाना। असमंजस से निकलना है तो ये कला आनी ही चाहिए। एमए पीएचडी करके भी वो ज्ञान नहीं मिलता जो अफसर के घर जाकर सफलतापूर्वक फल और मिठाई के साथ लिफाफा दे देने में सहज ही मिल जाता है। इस कला को तो पहली क्लास से ही सिलेबस में शामिल करवा देना चाहिए। कम से कम आने वाली पीढ़ी तो सुख से रहे। देखते हैं इन सुझावों पर कब तक अमल होता है।